हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखना है हम लोगों को बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पेपर 1 का क्वेश्चन। आपके सामने जो है वो बीए पार्ट 1 ऑनर्स लिखा हुआ है। पार्ट 1 वाले का 2019 से 2022 सेशन वाले का ये क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में है अभी, और उनका ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से किसी एक का आंसर देना है। तो इसमें हमने अभी जो अटेम्प्ट किया है वो 4th नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। आप देखेंगे कि 2 नंबर में भी अनधिमान वक्र के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट करें, इसकी चर्चा 4 में भी हुई है। तो थोड़ा सा लगा कि हमको डिटेल्स में लिखने पर ये बड़ा भी होगा, 2500 से 3000 वर्ड्स का लिमिट भी ये क्रॉस कर लेगा, इसलिए हमने 4 को अटेम्प्ट किया है। इसमें क्वेश्चन है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल और पैमाने का वर्धमान प्रतिफल में क्या अंतर है। ऐसा कौन सा प्रतिफल है, क्या है ये जो कि स्थिर भी रहता है, ह्रासमान मतलब घटता हुआ जाता है और वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ, तीनों में क्या फ़र्क है, और इन अवधारणा की व्याख्या अनधिमान वक्र के द्वारा करें और इस वक्र के द्वारा इसकी व्याख्या करना है। इसी इंग्लिश में क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक्सप्लेन दिज कॉन्सेप्ट्स यूजिंग इंडिफरेंस कर्व्स। अब इसका आंसर जो है 2 ढंग से हो सकता है, कोई इंग्लिश में लिखेंगे या फिर कोई हिंदी में लिखेंगे। तो आज हमने इसका आंसर जो है हिंदी में दिया है। हिंदी में थोड़ा कम अवेलेबल रहता है तो हमने भी गूगल का ही सहारा लिया है, आप भी ले सकते हैं। जिन्होंने बना लिया अपना आंसर तो बहुत अच्छा, अगर जिनको नहीं हो पा रहा है जिनसे, और जिनको नहीं मिल रहा है इसका आंसर, वो यहाँ पर हिंदी में आंसर लिखने का प्रयास करें। देख देख करके वीडियो पॉज करते जाएं या स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको अच्छे से असाइनमेंट पेपर पर नोट कर लें। असाइनमेंट पेपर के एक ही साइड में इसको लिखें। तो चलते हैं 4th नंबर का आंसर पर। आप जब इसको डालेंगे गूगल में तो यही एक फर्स्ट पेज दिखेगा। जिस तरह इंग्लिश में दिखता है उस तरह हिंदी में भी दिखता है। देखिए, ह्रासमान प्रतिफल इसमें था क्वेश्चन में था स्थिर प्रतिफल, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल और पैमाने का वर्धमान प्रतिफल। तो अभी ह्रासमान प्रतिफल हमारे सामने आया। अर्थशास्त्र में ह्रासमान प्रतिफल यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का अर्थ क्या है। तो यह है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में जब किसी एक उत्पादन के कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है तो इससे आउटपुट में होने वाली वृद्धि क्रमशः कम होती जाती है। मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो जिससे बन रहा है, तो अगर वो बनने वाले कारक की संख्या बढ़ा दिया जाए तो हमको ये लगता है कि जिस रेशियो में हम कच्चे माल को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है, वो बढ़ता है, उस रेशियो में नहीं बढ़ता है। तो इसी को कहा जाता है कि वो ह्रासमान प्रतिफल। सामान्य शब्दों में कहें तो जितना ही गुड़ डालते जाएंगे मिठास उतनी ही नहीं बढ़ेगी, यानी कम बढ़ेगी। तो ये सिद्धांत हुआ कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है, ऐसा यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि मीठा जो हो गया वो बहुत ज़्यादा मीठा कितना उसी रेशियो में नहीं बढ़ेगा जितना रेशियो में हम गुड़ डालेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। इसका ग्राफ ये दिखा रहा है। अब ग्राफ देखें सामने, अब ग्राफ भी बनाएं। V और F 2 एक्सिस पर ग्राफ बनाया गया है। इसमें ये जो बीच से नीचे कॉर्नर से जो चला प्लेन एक रेखा, वो आगे सीधा उसी रेशियो में नहीं बढ़ता है। तो वो किस तरह से बढ़ रहा है, आगे जाके थोड़ा धीरे धीरे चढ़ रहा है। मतलब 1 नंबर जो लाइन है वो जितना स्पीड से बढ़ा है 2 उतना स्पीड से नहीं बढ़ा है, 3 उतना स्पीड और कम स्पीड से बढ़ा है। तो ये आप देखें, बहुत हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको अभी आंसर लिखना है। तो
बिना चर्चा किए हुए ही अभी लिखते जाएं आप, चूँकि समझाने का अभी क्लास ये नहीं है। जब क्लास की बारी आएगी तो इसको समझाया भी जाएगा विशेष रूप से। पैमाने के प्रतिफल की परिभाषा, यानी प्रतिफल किसको कहते हैं, आप इसको भी देख लें। फिर है पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्था है, वही तीन अवस्था है। तीनों अवस्था पर क्वेश्चन पूछा गया है। ए नंबर है पहला, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। बढ़ते हो गया वर्धमान, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग रिटर्न्स। पैमाने के स्थिर प्रतिफल कांस्टेंट रिटर्न लिखा हुआ है, और एक ह्रासमान प्रतिफल लिखा हुआ है जो पैमाने के घटते प्रतिफल का ही नाम है। तो तीन अवस्थाएं होते हैं। अब पहले को आप इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो हम रोक दे रहे हैं, आप धीरे धीरे आराम से लिखें। हूबहू आप प्रयोग कर सकते हैं जो लिखा हुआ है। समुत्पाद वक्र यहाँ पर बन रहा है। इसमें सीधा चित्र एक, ये सब जो लिखा है ये सारे कुछ आप लिख सकते हैं, कुछ भी इसमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे है वैसे ही हूबहू आप लिखें, वैसा ही फिगर बनाएं। फिगर में भी कंजूसी नहीं करना है, देख लें, ऐसा ही अच्छा से फिगर बनाएं। चित्र का नाम वगैरह जो भी नाम लिखा हुआ है सारा कुछ आप वैसे ही लिख दें। इसके नीचे जो दिया है इसमें उसको भी लिख लें। इसमें जो ये सभी बिंदु पी क्यू आर टी दिया हुआ है, जहाँ जहाँ क्रॉस हो रहा है आप देखेंगे, दिए गए पैमाने पर क्रमशः 100, 200, 300, 400 इकाई उत्पादन करने के लिए आवश्यक दो उत्पत्ति साधन ए तथा बी के संयोजनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ए कॉलम जो है और बी कॉलम, ये दोनों दो साधन हैं जिससे प्रोडक्ट बनता है। तो आप देखेंगे कि वो उसी रेशियो में नहीं बढ़ रहे हैं। चित्र में कह रहा है कि ओपी जो है, ओपी का आप देखेंगे कि कितनी बड़ी ओपी लाइन है, लेकिन पी क्यू से छोटा है, क्यू आर उससे छोटा है, आर टी और छोटा हो गया। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि पी क्यू इज ओ पी इज ग्रेटर देन पी क्यू। अब पी क्यू इज ग्रेटर देन क्यू आर और क्यू आर इज ग्रेटर देन आर टी, मतलब ओ पी सबसे बड़ी रेखा है, उससे छोटी पी क्यू है, उससे छोटी क्यू आर है, उससे छोटी आर टी है। अर्थात उत्पादन में एक समान वृद्धि अर्थात 100 इकाई प्राप्त करने के लिए दो साधनों की क्रमशः कम मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। यही पैमाने का बढ़ते प्रतिफल का नियम है। दूसरा का देखिए, दूसरा लिख लीजिए, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। अभी आप आंसर लिख लें, बाद में समझ लीजिएगा। ये जो फिगर था चित्र 2, वो स्थिर पैमाने को के प्रतिफल को शो कर रहा है। इसके पहले जो था चित्र 1, ये बढ़ते पैमाने को प्रतिफल को शो कर रहा है। अब सी आप लिखें, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का, डिक्रीजिंग रिटर्न्स का। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पर चित्र 3 बनाया गया है, तीसरा नंबर फिगर।
और वो ये रहा। अब इसको भी देख लें, इसमें भी डायग्राम दिया हुआ है उसी ढंग का। आगे देखें, चित्र 4 लिखा हुआ है, मतलब चौथा चित्र भी है। चित्र में ओ एस जो कॉर्नर से बीच से ओरिजिन पॉइंट से यानी ओ से जो निकला है, यानी जीरो से जो निकला है, वो ओ से एस तक जो बिंदु गई है, ये पूरी लाइन पैमाना रेखा है। इस रेखा को 3 भागों में बांटा जा सकता है, वही बांटा गया है। फिर आगे देखें, पैमाने के प्रतिफल के निर्धारक तत्व, डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ रिटर्न टू स्केल, कौन कौन इसके निर्धारक फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, आप वो देखें। ए पैमाने के बढ़ते प्रतिफल वाला, जिसके एक साधन है। अब साधन को नंबरिंग किया हुआ है, आप थोड़ा थोड़ा करके लिखें। 1 और 2 साधनों की अविभाज्यता है। दूसरा है श्रम विभाजन। तीसरा है विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। पैमाने के स्थिर प्रतिफल निम्नलिखित कारणों के कारण प्राप्त होते हैं। किस कारण से स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं वो इसमें दर्शाया गया है। पैमाने के ह्रास मान प्रतिफल, फिर आप देखेंगे निम्नलिखित बिंदुओं को पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का कारण कहा जाता है, उसका कारण बताया गया यहाँ पे। फिर आगे देख रहे हैं हम लोग पैमाने की बचतें। ये जो बगल में लिखा हुआ है ऐसे 4, ये सब नहीं लिखना है, सीधा 4 नंबर डाल देना है। जिन्हें 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये बचतें वाले को, जो 4 नंबर है, इसका 2 श्रेणी होगा, आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें। आंतरिक बचतें में जो किसी व्यक्तिगत फर्म के विस्तार के कारण उपस्थित होती है, ये प्रश्नल हुआ। प्रोफेसर कॉल्डोर ने इसका अध्ययन किया है और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। फिर आगे देखेंगे बाह्य बचतें। आगे है जैकब वाइनर ने बाह्य बचतों को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है कि बाहरी बचतें वह बचतें हैं जो विशेष प्रतिष्ठानों को संपूर्ण उद्योग की उत्पादन मात्रा के विस्तार के कारण प्राप्त होती है तथा उनके व्यक्तिगत उत्पादन मात्रा से स्वतंत्र होती है। ये सब जो परिभाषा है, इसको भी आप याद रखेंगे या याद रखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा बात रहेगा, क्योंकि हो सकता है जब आप असाइनमेंट जमा करें तो आपको ये पूछा जा सकता है। जब आप बताएंगे कि हमने इस विषय पर, इस टॉपिक पर असाइनमेंट लिखा है, तो आप में से आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए इनका क्या कहना है इस बारे में। तो इस जो जो भी लिखेंगे, एक बार थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे कि हमने इस बारे में बात की है। तो कुछ पूछ दे तो आप अनभिज्ञ ना हो जाएं, अनजान ना बने रहें, इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ जवाब भी आप दें। जो लिखे हैं वो लिखते लिखते भी ध्यान में आ जाएगा कि हमने इस विषय पर लिखा है, ये हमारे टॉपिक का बिंदु है। नहीं पूछे तो भी अच्छा, क्योंकि नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए।
तो इसको बड़ा कर देते हैं। चार नंबर तक हो गया था, 5वां नंबर में है पॉइंट पैमाने की हानियाँ। इसका क्या हानि है? दो प्रकार की हानियाँ इसमें भी है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक हानियाँ बाह्य हानियाँ तो इसको बड़ा कर देते हैं, लिखने में आसानी होगी। नीचे दो पैराग्राफ, एक ही बात को दोबारा ना लिखें। फिर एक इस क्वेश्चन में दिया हुआ था अनदिमान वक्र, तो अनदिमान वक्र का जो है इंडिफरेंस कर्व, उसकी चर्चा हुई है, तो उसको भी हमने बताया है, यहाँ पर रखा है। वो रखना जरूरी है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा और पूरा नंबर मिलेगा। तो अब इस हेडिंग से आप अगले पेज में जा कर के आंसर लिखेंगे। फिर अनदिमान तालिका बनाएंगे एक एग्जाम्पल की तरह से। केले और संतरे के संयोग ABCD, केले इकाइयाँ 1 2 3 4 5, संतरा का इकाई 25 20 देख रहे हैं। इसका ग्राफ बना हुआ है। अब ग्राफ पूरा बना दें, ये टेबल भी बनाएं, ग्राफ भी बनाएं। उसके बाद ये लिखें उपरोक्त चित्र में x अक्ष पर केले की इकाइयाँ और y अक्ष पर संतरे की इकाई को दर्शाया गया है। पूरा लिख दें। सीमांत विस्थापन की दर MRS। फिर ये भी तालिका लिखें। तालिका का प्रयोग जरूर करेंगे। कॉमर्स वाले को, इकोनॉमिक्स वाले को टेबल का प्रयोग करना पड़ता है। देख ले थोड़ा इसको भी, इस टेबल को भी। कई टेबल हो गया, आप आराम से 1 बाय 1 लिखें। इसमें चूँकि टेबल का परिचय नहीं दिया है, टेबल का कोई नंबर नहीं दिया है, आप चाहें तो दे सकते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा। और कोशिश करें कि टेबल जो है आप पेंसिल से बनाएं। इस अनदिमान वक्र की विशेषताएं क्या है वो बताया गया है यहाँ पे। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। अनदिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, हमेशा ये नीचे गिरता है। अनदिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर उत्तल होता है। मूल बिंदु तरफ उत्तल होता है, सामने वो अवतल होता है। मतलब उत्तल का हुआ मतलब क्या? उभरा हुआ। और अवतल जहाँ लिखा रहेगा उधर गड्ढा रहता है, तो धसा हुआ। तो यहाँ पर उत्तल 0 तरफ है, उभरा हुआ है। ऊंचा अनदिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है। जितना ऊंचा होगा उतने ग्राहक, कस्टमर संतुष्ट होंगे। ये इसका विशेषता है। नीचे वस्तु x, वस्तु वही है। ये भी फिगर बनाएं आप। और फिर इसको लिखें। दूसरी विशेषता है अनदिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। इस तरह से ये भी फिगर बनाएंगे। पहले इसको लिख लेंगे तब।
ये बनाने के लिए आपको प्लेन पेपर पे का उपयोग करना होगा। आप असाइनमेंट जो लिखेंगे तो एक साइड जो है प्लेन पेपर होनी चाहिए, एक तरफ रूलिंग हो, रूलिंग में लिखेंगे और प्लेन पेपर पर ये ग्राफ बनाएंगे तो ठीक लगेगा। और ये अंतिम विशेषता है इसका, जो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है, ग्राफ का जो फिगर बनाया आप। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हुआ पेपर 1 का 4th नंबर क्वेश्चन का। आपने हमारे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दें। ऐसे ही जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी भविष्य में भी। सो आप सबको धन्यवाद।